हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी के 9 चैप्टर शासक और इतिवृत्त के बारे में। और ये जो चैप्टर है मुगल दरबार से संबंधित है। इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। तीनों ही वीडियो में हमने मुगल दरबार के बारे में जाना है। जैसे कि थर्ड वीडियो में हमने मुगल राज दरबार और राजधानियों के बारे में जाना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल दरबार में जो नौकरशाही थी वो किस तरह से उनको सेवा में लिया जाता था, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया व पद, इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि भर्ती की प्रक्रिया व पद, मुगल इतिहास जो है अकबरनामा, उसमें क्या बताया गया है? साम्राज्य की कल्पना क्रिया और सत्ता पूरी तरह से किस में बताई गई है? बादशाह में निहित थी। शेष जो बाकी जो भी काम रह जाते थे वो राज्य में थी। और राज्य का काम क्या था? सम्राट के आदेशों का पालन करना। इसी तरह से सम्राट के आदेशों को पालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकारी दल होता था जिसको अभिजात वर्ग कहते थे। यानी कि ये कौन था? सम्राट का या बादशाह का अधिकारी दल। ठीक है, मुगल काल में क्या होता था? अभिजात वर्ग, ये बादशाह का अधिकारी वर्ग होता था। अधिकारी दल को क्या गुलदस्ते के रूप में जो माना गया है, किसकी तुलना की गई है? इस अभिजात वर्ग की एक गुलदस्ते के रूप में, जिसको क्या माना गया है कि वफादारी से बादशाह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मुगल काल में कौन रहे हैं अधिकारी? जैसे कि मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोग रहे हैं। और ये इनको क्या माना गया है? गुलदस्ता माना गया है। और गुलदस्ता के रूप में ये वफादारी से बादशाह से जुड़े हुए माने गए हैं। सबसे पहले मुगल दरबार में आने वाले रहे हैं ईरानी और तुरानी। ठीक है, सबसे पहले विदेशी कौन रहे हैं मुगल दरबार में आने वाले? तो ईरानी और तुरानी जो मुगल दरबार में आए हैं वो सबसे पहले आने वाले विदेशी रहे हैं अकबर के दरबार में। 1560 से पहले भारतीय मूल के शासक हैं। इनमें मुख्यतः राजपूत और जो मुस्लिम हैं उन्होंने सबसे पहले शाही सेवा में प्रवेश किया है। ठीक है, तो भारतीय मूल के शासकों में कौन सबसे पहले शाही सेवा में शामिल हुए हैं? ये हैं राजपूत और मुस्लिम। भारतीय मूल का जो राजपूत राजा है अंबेर का राजा कौन सा? बरमल कछवा, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ, तो ये सबसे पहले सेवा में आया है। और इसी तरह से शिक्षा और लेखक शास्त्र की ओर झुकाव रखने वाले जो हिंदू हैं उनको मुगल काल में पदोन्नति भी दी गई है। इनको पदोन्नति कब दी गई है? मुगल काल में। ठीक है, तो ये नहीं कि ये मुगल काल है सिर्फ मुस्लिमों का ध्यान रखता था, बल्कि इसमें सभी धर्मों को, मोस्टली जो अकबर का टाइम है उसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। इस चैप्टर में हम यही मेनली जानेंगे। अब जैसे कि टोडरमल जो है वो अकबर के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे, लेकिन ये जाति कौन सी के थे? खत्री जाति के थे, जो कि एक हिंदू जाति से संबंधित, यानी कि हिंदू धर्म की एक जाति है। तो इसमें क्या है कि उसको इतना बड़ा दर्जा दिया गया क्या कि राज्य का वित्त मंत्री बना दिया गया टोडरमल को। तो ये सब अकबर के सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता या समान भाव के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। इसी तरह से जहांगीर के काल में भी ईरानी जो है मुख्य सम्मान में रखे गए हैं। जैसे कि नूरजहां जो है 1645 में जो थी वो एक ईरानी स्त्री ही थी। औरंगजेब ने भी राजपूतों को ज्यादा सम्मान दिया है। फिर भी उनके जो साम्राज्य में हैं, उनके जो दरबार हैं उनमें मराठी जो लोग हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में थे। यानी कि यहाँ पे औरंगजेब के काल में राजपूतों के साथ साथ मराठी लोगों को भी सम्मान दिया गया है। अभिजात वर्ग में भर्ती जो है वो किन लोगों की जाती थी? तो विभिन्न नरजाति और धार्मिक समूह से होती थी। कोई दल इतना बड़ा नहीं होता जो कि सत्ता को चुनौती, यानी कि धार्मिक समूह में तय भर्ती की जाती और नरजाति समूह में से भर्ती की जाती थी, लेकिन कोई भी दल इतना बड़ा नहीं होता था कि पूरी सत्ता को, यानी कि मुगल सत्ता को चुनौती दे। तो इस तरह का कोई भी दल नहीं होता था, यानी कि सभी दल निष्क्रिय माने गए हैं। तो इस तरह से जो
मुगल काल था उसमें लोगों के साथ भेदभाव न होने के कारण सभी तरह के अधिकारियों को में मुख्यतः 2 ओहदे बताए गए हैं, जैसे कि इसमें मुख्यतः हैं जात और सवार। तो ये जात और सवार कौन होते थे? जात अधिकारी होते थे जो मनसबदार के पद और वेतन का सूचक माने गए हैं, जबकि सवार उसे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था ये बताया गया है। तो 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार उमरा, जो अमीर का ही बहुवचन है, अभिजात कहे जाने लगे। तो मनसबदार कौन कहलाए गए? 1000 जात। जात का मतलब है यहाँ पे सैनिक रखने वाले, ठीक है। जात का क्या मतलब है? यहाँ पे सैनिक रखने वाले। और जबकि ये जो हमने जाना है सवार, तो इसमें घुड़सवारों की फौज होती थी। सैन्य अभियान में अभिजात अपनी सेना ले जाते थे और राज्य में साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। तो एक अभिजात के क्या कार्य थे? भी सैन्य अभियान में सेना ले जाना और साम्राज्य में एक अधिकारी के रूप में कार्य करना, ये सब अभिजात वर्ग के लोगों के कार्य थे। अब उनको क्या था? सैन्य कमांडर भी बनना पड़ता था, घुड़सवारी की भर्ती भी करनी पड़ती थी और प्रशिक्षण देने के अलावा वो उन्हें हथियार भी देता था। जो घुड़सवारी फौज है वो मुगल फौज का अपरिहार्य हिस्सा मानी गई है और सभी घुड़सवार क्या रखते थे? उच्च स्तरीय घोड़े रखते थे, क्योंकि ये फौज इस तरह की होती थी कि उन्हें उच्च स्तर के ऊंची नस्ल वाले घोड़े रखने पड़ते थे। तो जो सभी घुड़सवार है वो अच्छी नस्ल के घोड़ों के साथ ही अपना काम करते थे। तो इस तरह से जो घुड़सवार फौज है उसकी भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य कौन करता था? ये अभिजात वर्ग करता था। लेकिन जो निम्न स्तर के सिपाही हैं उनको छोड़कर सभी की नियुक्ति बादशाह के द्वारा ही करवाई जाती थी। तो जो भी नियुक्ति संबंधी कार्य हैं, जैसे कि एक जात का कार्य क्या था, यानी कि एक अभिजात का कार्य था घुड़सवार की भर्ती प्रशिक्षण देने के अलावा हथियार देना, लेकिन बाकी सारी नियुक्ति किसके हाथों में थी? एक बादशाह के हाथ में थी। तो इसी तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाते हुए मुगल शासनकाल चलता रहा और इसी सिलसिले में मनसब प्रथा की शुरुआत की है अकबर ने, और साथ ही उन्होंने मनसब प्रथा की शुरुआत अकबर ने की और साथ ही अपने शिष्यों को उन्होंने मुरीद की तरह माना और उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते कायम करने में वो सफल रहे। और शाही सेवा जो है वो अभिजात वर्ग के लिए क्या था? इसका रीजन था। इसके रीजन क्या रहे हैं? इसके रीजन रहे हैं कि वो शाही सेवा में इसलिए शामिल होना चाहते थे कि वे धन, पद और प्रतिष्ठा पाने का एक जरिया मानते थे शाही सेवा को। सेवा में इसी तरह से अगर अन्य व्यक्तियों को आना होता तो वो क्या करता था? अभिजात के माध्यम से याचिका देता और बादशाह अगर उसे सुयोग्य मानता तो उसे मनसब दे दी जाती थी। अब मीर बख्शी कौन होता था इस काल में? मुगल काल में तो ये उच्चतम वेतनदाता होता था जो बादशाह के दाई और खड़ा होता था। नियुक्ति और पदोन्नति के जो भी उम्मीदवार होते थे उनको ये बादशाह के सम्मुख पेश करता था। यानी कि इसका कार्य क्या था? मीर बख्शी का इसका कार्य था बादशाह और नियुक्ति और पदोन्नति पाने वाले उम्मीदवारों के बीच में बिचौलिए का कार्य करना, और इसके साथ ही वो अपनी मोहर तैयार रखता था। नियुक्ति और पदोन्नति देने वालों के कागजात तैयार करने पे लगानी होती थी और बादशाह की मोहर के आदेश जो है वो तैयार करवाता था। तो इसी तरह से केंद्र में भी कुछ मंत्री होते थे, जैसे कि दीवान ए आला जिसको वित्त मंत्री कहा गया है, सदर उस सुदूर मदद ए मास यानी कि अनुदान या दान देने का वाला भी मंत्री जिसे मदद ए मास या सदर उस सुदूर के नाम से जाना गया है मुगल काल में। ये दोनों ही मंत्री कौन कौन से? केंद्र के मंत्री जो हैं दीवान ए आला और सदर उर्स सुदूर, दोनों ही किस रूप में? एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करते थे, परंतु ये एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहे हैं। कहने का भाव ये है कि अगर एक कुछ नियम बनाता है तो दूसरा उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहे हैं। तो अकबर ने क्या किया इन तीनों के साथ, जैसे कि मीर बख्शी, उसके बाद दीवाने आला और सदर उस सदूर या मदद ए मास अनुदान मंत्री के साथ मिलकर अपने राज्य की प्रशासनिक और राजकोषीय मौद्रिक संस्थाओं को आकार दिया और तनाब ए रकाब
अभिजात वर्ग का ये वो हिस्सा है जो सैन्य तैनाती रकाब। तो ये कौन था? अभिजात का वह वर्ग जो किसी भी सैन्य अभियान में शामिल हो जाता और दिन रात क्या करता था? बादशाह के घरानों की जिम्मेवारी उठाता था। तो इसके साथ साथ ये है अभिजात वर्ग के कार्य। अब हम बात करेंगे सूचना और साम्राज्य का किस तरह का संबंध था, यानी कि साम्राज्य के अंदर सूचनाएं कैसे जाती थी। तो इसमें मुगल जो साम्राज्य है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? सटीक और विस्तृत आलेख तैयार कराना। जैसे कि हम इस लेसन की स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ लेखकों ने मुगल इतिहास को लिखा है, जैसे कि अकबर का समय का जो प्रमुख रचना है वो है अकबरनामा, यानी अकबरी में अकबर के काल का इतिहास दर्ज है। इसी तरह से अन्य लेखकों ने भी जो भी मुगल कालीन शासक हुए हैं उन्होंने अपने टाइम के इतिहास के बारे में लिखा है। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे। मीर बख्शी जो उस टाइम पे मुख्य मंत्री होता था वो क्या करता था? नियुक्ति, जैसे कि अभी भी हमें जाना है कि वो नियुक्ति और जो भी कार्य करता था पदोन्नति के, तो उसके साथ साथ ये जो है वाकिया नवीस दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण का कार्य भी करता। और ये लेखक ही क्या करते थे? दरबार में अर्जिया दस्तावेज डालते थे और सभी शासकीय आदेशों को आलेख तैयार करवाने का कार्य भी मीर बख्शी या वाकिया नवीस का होता था। अब इसके बाद जो लेखक हैं वो क्या है? अभिजात और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, वकील दरबार की बैठकों की तिथि और समय के साथ ही इन चीजों को निर्धारित करते थे। उस दरबार से समाचार अखबारात ए दरबार ए मुल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाही का विवरण तैयार करने का कार्य करते थे। अब अखबारात में क्या होता था? सभी तरह की सूचनाएं, दरबार में उपस्थिति, मतलब कौन कौन जो लोग उपस्थित हैं, पदों और पदवी का दान, राजनयिक शिष्ट मंडल, ये सब इसमें वर्णित किया जाता था। और इसके साथ साथ अन्य क्या चीजें थी वर्णन की वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि और किस चीज का वर्णन था? किसी भी अधिकारी के द्वारा किसी भी अधिकारी के स्वास्थ्य के बारे में अगर बादशाह प्रांतीय शासन व्यवस्था जो केंद्र से प्रेम मानी गई है तो वो किस तरह की थी? केंद्र के स्थापित कार्यों को सूबों में, यानी कि जो भी केंद्र में स्थापित कानून थे वो सूबों में, प्रांतों में दोहराए गए और केंद्र के समान ही जैसे केंद्र में मंत्री होते हैं उन्हीं मंत्रियों के अनुरूप ही बख्शी, दीवान और सदर प्रांतों में भी होते हैं। और केंद्र राज्य का प्रमुख या प्रांत का प्रमुख माना गया है गवर्नर, सूबेदार, जो बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। सूबा जो है वो कई प्रांतों और सरकारों में बटा होता था और इस सूबे के बटे होने के साथ साथ सरकार जो है उनकी सीमाएं कहाँ किससे मिलती थी? फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। अब इस तरह के इलाकों में फौजदारों को क्या होता था? विशाल घुड़सवारी फौज और तोपची अपने साथ रखने होते थे। अब परगना के बारे में जानते हैं। तो परगना क्या है? उप जिला। यहाँ पे किस तरह की स्थानीय व्यवस्था थी? तो स्थानीय प्रशासन की देखरेख कौन करता था? 3 तरह के लोग, जैसे कि कानूनगो जो राजस्व आलेख का रखवाड़ा होता था, दूसरा राजस्व संग्रह प्रभारी जिसको चौधरी बोलते हैं, और तीसरा काजी। जो काजी था इसका काम जैसे कि स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था को देखना। इस तरह से शासन के प्रत्येक भाग में लिपिकों का एक सहायक समूह होता था जो ये सारे रिकॉर्ड दर्ज करता था। लेखाकार होते थे या लेखा परीक्षक होते थे। संदेश वाहक और अन्य कर्मचारी भी ग्रामीण स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर होते थे। इन सब कामों के लिए सभी जगह फारसी भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? स्थानीय भाषा का, क्योंकि मुगल दरबार की भाषा तो फारसी रही है, लेकिन स्थानीय जब बातें की जाती हैं तो उस टाइम पे बात की गई है स्थानीय भाषा के प्रयोग की। तो अब आगे हम बात करेंगे मुगल काल में सीमाओं से परे किन किन शासकों या किन किन विदेशियों ने भारत में अपना पैर जमाया है। तो इस बारे में बात परे जो है इतिवृत्त के लेखक उन्होंने क्या बताया है कि मुगल बादशाह द्वारा धारण की गई उपाधि और पदवियों का वर्णन किया है। शहंशाह क्या बताता है किसको? राजाओं का राजा जहांगीर, जिसका नाम, इसका अर्थ क्या है? विश्व पर कब्जा करने वाला। शाहजहां विश्व का राजा। और अविजित क्षेत्र और
नीतिक जो नियंत्रण के दाव को दोहराने के लिए इन पदवियों का प्रयोग मुगल कालीन शासक करते थे। ठीक है, तो पता चल गया कि उन्होंने इस तरह की पदवियां धारण क्यों की है, यानी कि जिन क्षेत्रों पे उनको विजय प्राप्त नहीं हुई थी उन क्षेत्रों पे अपने दावों को दोहराने के लिए या राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने के लिए। अब इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं हम सफावी और कंधार से। तो सफावी जो है मुगल राजाओं के समय में ईरान और तुरान के राजनीतिक व राजनयिक जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से अलग करने वाले हिंदू कुश पर्वत द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। तो इसलिए क्या होता था कि भारत में जो भी विदेशी आता था तो अगर वो भारत में आना चाहता था तो उसका पहला काम होता था हिंदू कुश पर्वत को पार करना। तो मुगल नीति क्या रही है? मुगल नीति ये रही है काबुल व कंधार पे नियंत्रण करने के बाद विदेशियों के हमले से वो बच सकते थे। तो उनका मुख्य एम क्या रहा है? 2 ये जगह रही हैं, इन पे नियंत्रण रखा जाए। तो इस तरह से जो कंधार है वो मुगल और सफावियों के बीच झगड़े की मुख्य जड़ रहा है। पहले ये हुमायूं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1595 ईस्वी में अकबर ने इसे फिर जीत लिया है। तो फिर भी ये मुगलों और सफावियों के बीच में झगड़े की वजह रहा है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो सफावी है उन्होंने क्या किया कि मुगलों से राजनयिक संबंध बनाए रखे, लेकिन कंधार पर अपना हक वो बताते रहे। क्या करते रहे? कंधार पे अपना हक बताते रहे। तो इसी तरह से 1613 ईस्वी में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगलों के अधीन रहने देने के लिए राजदूत मंडल भेजा था, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो पाई। अब इसके बाद 1622 ईस्वी में फारसी सेना कंधार पे डेरा डालती है और मुगलों को हराकर अपने कब्जे में ले लेती है। लास्ट में ये जो कंधार है वो किसके अधीन हो गया? इसके फारसी सेना के अधीन ही हो गया, यानी कि सफावियों के। अब इसके बाद जान लेते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य का भारत के साथ मुगल टाइम में किस तरह का संबंध रहा है। तो मुगल टाइम में जो संबंध रहा है उस बारे में हम जानेंगे। का मुगल से संबंध क्या रहा है? ये मुख्य संबंध रहा है तीर्थ यात्रा और व्यापार के कारण। जैसे कि मुगलों ने ऑटोमन साम्राज्य में अपने संबंध इसलिए स्थापित किए कि वो व्यापारी और तीर्थ यात्री वहां पे स्वतंत्र रूप से आ जा सके। तो ये मुख्य कारण रहा है। दूसरा, लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को भी उन्होंने किस लिए? बहुमूल्य के वस्तु जो निर्यात के लिए थी उनको प्रोत्साहित किया है। बिक्री की अगर आय होती तो वो धर्मस्थलों और फकीरों में बांट देता था। कौन? मुगल शासक जो भी उस टाइम पे थे। तो उन्होंने लाल सागर बंदरगाह में मोखा और अदन जो जगह है उनको निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया है। औरंगजेब ने क्या किया? मक्का जाने वाले इस धन का क्या बताया? दुरुपयोग। और वो क्या कहता है? इसे दुरुपयोग मानता है। और उन्होंने कहा कि भारत में भी वैसा ही ईश्वर है जैसा कि मक्का में, यानी कि भारत और मक्का दोनों का ईश्वर समान है। तो वो ये नहीं चाहता था कि भारत से लोग मक्का जो मुस्लिमों का पवित्र स्थल है वो वहां पे जाए। तो वो क्या मानता है? ईश्वर हर जगह समान है, इसलिए वो भारतीयों से भारत में ही रहने की कहता है। यानी कि अगर वो बाहर जा रही हैं तो तीर्थ यात्रा के रूप में जो भी पैसा लेके जा रही हैं वो मक्का में जा रहा है, इससे वो इसे धन का दुरुपयोग बताता है। अब इसी तरह से मुगल दरबार में जयश्री धर्म प्रचारक, तो इन धर्म प्रचारकों को मुख्यतः जो ज्यादा सम्मान देने वाले रही हैं अकबर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि अकबर जो है वो दीन इलाही धर्म के शुरुआत करने वाले हैं। तो वो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा मानते थे। तो बहुत ज्यादा उनका उद्देश्य था धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो इसी तरह से उन्होंने इस धर्म को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली व्यापारी समुद्र मार्ग से भारत में आए हैं। जैसे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, जो कि स्वयं एक पुर्तगाली था। अब पुर्तगाली जो राजा है उसने सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि ली और भारत में उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया?
16वीं सदी में आने वाला जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य के निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया। मुगल बादशाह अकबर ने जेसुइट शिष्टमंडल को आमंत्रित करने के लिए दूत मंडल गोवा भेजा है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि अकबर सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देता है। पार्डे एडोल्फ एक्विवा पहले शिष्टमंडल का नेता था। तो जेसुइट जो शिष्टमंडल आया था उसका पहला नेता कौन है? पार्डे एडोल्फ एक्विवा। फतेहपुर सीकरी के दरबार में 1580 में जेसुइट शिष्टमंडल पहुंचता है, 2 वर्ष तक रहता है। लाहौर के दरबार में 2 और शिष्टमंडल आए हैं जो कि 1591 और 95 में भेजे गए। अब इस तरह से अकबर ने जो अन्य धर्मों को सम्मान दिया, तो इससे सिंपल सी बात है या सरल सी बात है कि भारत में जो लोग मुस्लिम, जैसे कि मुस्लिम साम्राज्य था, तो मुस्लिम या अन्य धर्मों ने इस पे प्रश्न उठाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है 10th टॉपिक, उसमें हम यही जानेंगे कि औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठे। तो ये जो प्रश्न उठे तो वो किस तरह के प्रश्न थे और क्यों उठे, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो औपचारिक धर्म पर जो जेसुइट शिष्टमंडल भारत आता है, औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठना ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें जेसुइट शिष्टमंडल के प्रति आदर भाव के जो विचार थे, तो अकबर जो है वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कौन? ये जेसुइट शिष्टमंडल अकबर के विचारों से, कि वो बहुत ज्यादा आदर भाव रख रहे हैं इस शिष्टमंडल के प्रति। और इन्होंने अपने देश में इस बारे में लिखा भी, जैसे कि ईसाई धर्म सिद्धांतों में बताया बादशाह की दिलचस्पी, और ये बताया कि ये किस चीज का संकेत है, कि ये जो अकबर जो है वो धर्म परिवर्तन का संकेत दे रहा है, कि मतलब वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, यानी कि ईसाई धर्म अपना सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ अकबर जो है वो क्या चाहता था कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाए। इसलिए धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की खोज ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में क्या इबादत खाने में क्या हुआ? मुस्लिम, जैन, हिंदू और इन सब के बीच में वाद विवाद को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी को बराबर का दर्जा दिया। और इसके साथ ही ये नए धर्म को भी जब अपनाने या इसके बारे में बात की गई, तो ये सभी इनके लिए बहस का मुद्दा बन गया। अब अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया है। राजा की छवि और राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ तक इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर की। जैसे कि 1530 में क्या हुआ? बाबर के संस्मरण की पांडुलिपि है उस और तैमूरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बन गए, और तुर्की भाषा में लिखे गए संस्मरण जो है वो तूफान से किसी तरह से बचा लिया गए। 1587 ईस्वी में गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की शुरुआत की है। 1579 में बाबर का जो संस्मरण है उसका बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य किया गया। 1589 से 1602 के बीच में, 1605 से 22 के बीच में जहांगीरनामा की रचना की गई जहांगीर के द्वारा। 1639 से 45 में हामिद लाहरी द्वारा बादशाहनामा के 2 दफ्तरों का लेखन किया गया, और तीसरा दफ्तर का लेखन वो नहीं कर पाए बुढ़ापे के कारण। 1650 में मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के इतिहास लेखन की शुरुआत होती है, और 1668 ईस्वी में मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों का इतिहास लिखा जाता है आलमगीर नामा में। तो इस लेसन में जो भी टॉपिक आए हैं वो हम कवर कर चुके हैं। So if you like my video, please like and share my video.